ये इंटरव्यू अगर अमित शाह देख लेंगे तो उनके कलेजे पे कितना सांप लौटेगा कि मेरे जो है धिकरा के बारे में क्या बोल रहा है ये। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ और ये गांधी की धरती है, ये पटेल की धरती। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का भाषण देते हैं, दूसरी तरफ जो है उनका गृह मंत्री जो है परिवारवाद की सारी बातों की को धज्जियाँ उड़ा रहा है, जो है अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। सब नेता के बेटे जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं कई प्रदेश का। तो ये ना कहीं मोदी जी के लिए भी खुद की गरिमा के ऊपर ना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा हुआ। गुजरात में लोग अमित शाह का नाम लेने से घबराते हैं। मैं आंख में आंख डाल करके सवाल पूछता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि गांधी का सत्य है हमारे पास। क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? कौन है गृह मंत्री? हम गृह मंत्री हैं। हम तो जैसा नहीं है, हमारे पिताजी गृह मंत्री नहीं है, वही गृह मंत्री है ना। पूरी सरकार कौन चला रहे हैं? अरे जो गलती नहीं करता है उसको तो पकड़ करके ये जेल में डाल देते हैं। गुजरात के भी लोग जेल में पड़े हुए हैं। और हम गलती किए होते, मोदी जी कह रहे थे गोली गाली की बात, गांधी ने तो अपने सीने पे गोली खा ली, तो हम क्यों डर जाएं? जब हमको क्या, हमारा जीवन बीजेपी के चलते हैं? प्रकृति ने ये जीवन दिया है, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा दिया है। तो जो जीवन नहीं दिया है उसके द्वारा दी जाने वाली मौत से घबरा जाएगा कोई? हम सत्य पे टिके हुए हैं, और गलत हम किए होते तो हमको छोड़ दिए होते। ये लॉजिकली खुद सोचना है। तो बोलते इसलिए है ना कि हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं है इनके पास। इनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है कि मोदी जी ने कहा कि हमको गाली दी जाती है। सर आपको वोट दिया देश ने, और भर के वोट दिया। आपको जो गाली देते हैं उनको भूल जाइए, उनका कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो वोट दिए उसका तो वैल्यू है ना। और आपने जो उनको वादा किया था वो क्या हुआ? कहाँ है 15 लाख रुपया आपके खाते में? कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? कहाँ है अच्छे दिन? ये प्रश्न हम जो पूछते हैं ना, इस प्रश्न का जवाब नहीं है, इसलिए इमेज બિલ્ડિંગ करते हैं। मुझे કોઈ ચિંતા નહીં। નમસ્કાર। ગુજરાતની રાજનીતિ જ્યારે સમજવી હોય અને કોંગ્રેસની વાત સમજવી હોય ત્યારે એક એવા ચહેરા સાથે વાત કરવી છે કે જે ન માત્ર વિદ્યાર્થી રાજનીતિના પરંતુ હવે કોંગ્રેસના યુવાન ચહેરા છે। એવો ચહેરો કે જેને બધા જ લોકો જુએ છે, ટીવીમાં જુએ ત્યારે બધા ખુશ પણ થાય છે, પણ પછી વોટ્સએપના મેસેજથી ઘણીવાર કન્ફ્યુઝન પણ થાય છે। આપણી સાથે કનૈયા કુમાર છે। कन्हैया जी आपका बहुत स्वागत है। हमें ये समझना है कि आपको जब संबित पात्रा के साथ डिबेट में सुनते हैं या फिर आपको कभी सभाओं में सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि तर्क के साथ बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, और फिर आ जाता है व्हाट्सएप पे मैसेज कि कन्हैया कुमार ने 2016 में बोला था कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, कभी भारत टुकड़ों वाली जो आपकी एक इमेज बनाई हुई है आज भी वो चालू है, आज भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। तो इन सब में से क्या आप बाहर निकल कर आए हैं कांग्रेस में आने के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात के लोगों को बहुत धन्यवाद कहूँगा, आपको धन्यवाद कहूँगा। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि गुजरात की समझ मुझे बहुत नहीं है। मैं बस गुजरात ना एक अनुरोध लेकर के बार बार आ रहा हूँ, एक अपील लेकर के आ रहा हूँ कि हमने जहाँ तक इस देश का इतिहास पढ़ा है, गुजरात एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। गुजरात क्या सोचेगा, गुजरात क्या निर्णय लेगा, उससे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सब कुछ पे असर पड़ता है। और इस देश में जब भी कोई राजनीतिक बदलाव हुआ है किसी गुजराती व्यक्ति का, और इस देश की जो संरचना आज आप देखते हैं उसके निर्माण में, परिवर्तन में गुजरात के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम ये महसूस करते हैं देश का नौजवान होने के चलते कि देश के राजनीतिक विमर्श में एक बदलाव होने की ज़रूरत है। भावनात्मक मुद्दे नहीं बल्कि भावना के साथ साथ भूख की भी बात होनी जरूरी है। भूख कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली भी ये राजनीतिक विमर्श का मुद्दा हो, उसके केंद्र में राजनीतिक विमर्श हो। नहीं तो क्या हो रहा है ना कि लोगों के उनके इशूज़ जो हैं उस पर वोट देने के लिए बार बार जो है एक डाइवर्जन क्रिएट किया जाता है। वो वोट ना दें उसके ऊपर, वो डाइवर्ट होकर के कहीं और चले जाएं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक संस्कृति का भी पतन होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में गुजरात से इस देश का नौजवान होने के नाते हमारा अपील है कि आप अगर परिवर्तन करेंगे, आप अगर बेरोजगारी पे वोट करेंगे, आप अगर महंगाई पे वोट करेंगे, आप अगर महिला सुरक्षा पे वोट करेंगे, आप अगर जीएसटी और नोटबंदी जैसी गलत नीति के खिलाफ वोट करेंगे तो देश आपका अनुसरण करेगा। आपने पहले जो है एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, एक समान पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और फिर प्रधानमंत्री बने वो,
तो आप ही के ऊपर ये जिम्मेवारी भी है कि जो चीज़ आपने शुरू की उसको आप एक अंजाम तक पहुंचाएं और लोकतंत्र के अगले पड़ाव में देश को ये संदेशा जाए कि अगर जनता किसी को गद्दी पे बिठा सकती है ना तो उसके घमंड को भी तोड़ सकती है। और बीजेपी का घमंड है गुजरात में, और वो गुजरात की अस्मिता और उसके इतिहास के खिलाफ काम कर रहे हैं। गांधी और पटेल का मॉडल जो है, बड़ी दुखद बात है, वो मोरबी मॉडल बनता जा रहा है। लूट, करप्शन और मनमानापन ऐसा कि अब देखिए 3 मुख्यमंत्री हो गए। मोदी जी अकेले मुख्यमंत्री रहे, अभी 3 मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो क्या ये मोदी जी से खराब मुख्यमंत्री थे? या अगर खराब थे तो इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया तो इतनी जल्दी इनको बदला क्यों गया? तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मनमानापन है। और लोकतंत्र में मनमानापन जो है ना, वोटर का होता है, नेता का नहीं होता है। नेता का मनमानापन अगर होने लगे तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो लोकशाही नहीं है, वो तानाशाही है। इसीलिए मैं गुजरात और देश को आप किस अवस्था में आप देखते हैं, लोकशाही में या तानाशाही में? देखिए, तानाशाही प्रवृत्तियों को हमारी देश ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है, और तानाशाही प्रवृत्तियां हम पैदा होता हुआ दिख रहे हैं। पैदा होता हुआ कैसे हम देख रहे हैं कि आप ये देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का भाषण देते हैं, दूसरी तरफ जो है उनका गृह मंत्री जो है परिवारवाद की सारी बातों की को धज्जियां उड़ा रहा है, जो है अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। सब नेता के बेटे जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं कई प्रदेश का। तो ये ना कहीं मोदी जी के लिए भी खुद की गरिमा के ऊपर ना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा हुआ है इस राजनीतिक हालात में। और मोदी जी तो चलिए एक व्यक्ति हैं, उससे बढ़ करके मैं कहता हूं कि गुजरात की अस्मिता और उसकी गरिमा का सवाल है कि देश अब उनकी तरफ देख रहा है कि आप परिवर्तन के इस संकल्प को पूरा कीजिए, आप ही बीड़ा उठाइए। ठीक है। अच्छा, अब रही बात मेरे ऊपर आरोप वाला और इमेज वाला, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मेरे बारे में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, उससे ना आपका पेट भरेगा, ना आप अपना EMI भर पाएंगे, ना जो है गुजरात के लोगों के जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, उसका कोई निराकरण होता है। लोग EMI पे कहाँ वोट करते हैं कन्हैया जी? इमेज पे, परसेप्शन पे, नैरेटिव जो बनता है, उनको कौन सा जो है मुझे मुख्यमंत्री बनाना है गुजरात का? उनको तो मुझे नहीं मुख्यमंत्री बनाना है ना, उनको तो जो है अपने मुद्दों पर वोट करना है। अगर देश में सबसे ज्यादा टैरिफ लिया जा रहा है गुजरात में, तो उनको इस सवाल पे वोट करना है। उनके यहाँ भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको इस सवाल पे वोट करना है। उनके भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनको इस सवाल पे वोट करना है। उनके व्यापारी परेशान हो रहे हैं, उनको इस सवाल पे वोट करना है। जहाँ तक मेरे इमेज का सवाल है, मैं एक बात आपको बता दूँ, गुजरात में मोहनदास करमचंद पैदा हुए, वो बिहार आकर के गांधी बने, चंपारण से। मैं बिहार से आता हूँ। सत्य को जो है ना किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, वो बिल्कुल जो है ना स्थापित होता है। और जो काम हमने किया नहीं, तो मैं तो आपको लगता है गुजरात में लोग अमित शाह का नाम लेने से घबराते हैं? मैं आंख में आंख डाल करके सवाल पूछता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि गांधी का सत्य है हमारे पास। क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? कौन है गृह मंत्री? हम गृह मंत्री हैं। हम तो जैसा नहीं है, हमारे पिताजी गृह मंत्री नहीं हैं, वही गृह मंत्री है ना। पूरी सरकार कौन चला रहे हैं? अरे जो गलती नहीं करता है उसको तो पकड़ करके ये जेल में डाल देते हैं। गुजरात के भी लोग जेल में पड़े हुए हैं। और हम गलती किए होते, ये इंटरव्यू अगर अमित शाह देख लेंगे तो उनके कलेजे पे कितना सांप लौटेगा कि मेरे जो है धिकरा के बारे में क्या बोल रहा है ये। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। और ये गांधी की धरती है, ये पटेल की धरती है। पटेल डरते नहीं थे ना, राजे राजवारों से नहीं डरा, अपनी जो है सेना भेज करके भारत की एकता और अखंडता को स्थापित किया। गांधी सत्य से नहीं डरे। मोदी जी कह रहे थे गाली की बात, गांधी ने तो अपने सीने पे गोली खा ली। तो हम क्यों डर जाएं? जब हमको क्या, हमारा जीवन बीजेपी के चलते हैं? प्रकृति ने ये जीवन दिया है, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा दिया है। तो जो जीवन नहीं दिया है उसके द्वारा दी जाने वाली मौत से घबरा जाएगा कोई क्या? हम सत्य पे टिके हुए हैं, और गलत हम किए होते तो हमको छोड़ दिए होते। ये लॉजिकली खुद सोचना है। ये बोलते इसलिए है ना कि हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं है इनके पास। इनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है कि मोदी जी ने कहा कि हमको गाली दी जाती है। सर, आपको वोट दिया देश ने, भर के वोट दिया। आपको जो गाली देते हैं उनको भूल जाइए, उनका कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो वोट दिए उसका तो वैल्यू है ना।
और आपने जो उनको वादा किया था उन वादों का क्या हुआ? कहाँ है 15 लाख रुपया आपके खाते में? कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? कहाँ है अच्छे दिन? ये प्रश्न हम जो पूछते हैं ना, इस प्रश्न का जवाब नहीं है, इसीलिए इमेज बिल्डिंग करते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है। अच्छा, हाँ, इमेज बिल्डिंग और इमेज असोसिएशन दोनों। लेकिन मुझे एक गुजरात की राजनीति पे कुछ एक सवाल है। ऐसा नहीं है कि गुजरात ने कांग्रेस को मौका नहीं दिया। 2017 जैसा मैदान नहीं था गुजरात में कांग्रेस के पास। उसके अलावा भी हर बार चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आती रही कि जब ऐसा लगा कि गुजरात के लोग तो चाहते हैं कांग्रेस को, वोट शेयर हमेशा से बड़ा है, गुजरात कांग्रेस ही नहीं चाहती सत्ता में आना। नहीं, ये कैसी बात हो गई? मतलब ऐसे ही आप बात तो हो ये गई। कह रहे हैं कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूं और आप ही नहीं लेना चाहते। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। आप चाहते हैं लेना और हम चाहते हैं इंटरव्यू देना, तभी ये इंटरव्यू हो रहा है। ये किस आधार पे कहा जाता है कि गुजरात क्योंकि, कांग्रेस ही नहीं सत्ता में आना टिकट के चाहती? बंटवारों से लेकर व्यवस्थाएं जो होती है, ये गुजरात की राजनीति से जुड़े हुए लोगों का बहुत अंदरूनी मसला है, लेकिन फिर भी इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक इमेज बनाई जाती है। अभी भी एक जो सवाल हो रहा है कि कांग्रेस किस नंबर के लिए लड़ रही है, 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए? फर्स्ट के लिए क्यों चर्चाएं खत्म होती जा रही है धीरे धीरे? देखिए, नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट के लिए चर्चा नहीं है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम ग्राउंड पे भी जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है। हम आसमान में रहते हैं। हाँ। मतलब मेरे कोई पंख लगे हुए हैं क्या? मैं उड़न खटोला लेके आया हूँ? मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मेरे पास 8,500 करोड़ का हवाई जहाज है जिसपे मैं उड़ते रहता हूँ। मैं भी तो ग्राउंड से ही आया हूँ, ग्राउंड पे ही बैठा हुआ हूँ, ग्राउंड पे ही चलता हूँ। परिवर्तन की आकांक्षा होना एक बात होती है, उस परिवर्तन की स्थापना होना वो कई बार अलग हो जाता है। अगर आकांक्षाएं बिल्कुल साफ नहीं हो ना, तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हो, भ्रम की स्थिति हो, मसलन आप सड़क पार करना चाहते हैं, ये आकांक्षा है, लेकिन सड़क पार करते हुए आपके मन में दुविधा हो जाए तो आप सड़क नहीं पार करेंगे। बहुत है। सड़क पार नहीं करेंगे, बैतरनी बैकुंठ पार करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ। ये दिक्कत है। और हमको, मतलब आपने भी वही किया और बाकी लोग भी यही करते हैं कि ये सवाल पूछ करके उसी दुविधा को बढ़ाते पैदा करते हैं। जैसे आप ये कहेंगे कि कांग्रेस में इन फाइटिंग है। अरे किस बात का फाइटिंग है? लड़ने वाला लोग जो है वो तो भाजपा से लड़ रहा है, वो आपस में क्या लड़ेगा? और जिसको लड़ना नहीं है वो बीजेपी में जाके शामिल हो जा रहा है। हाँ, एक बात। दूसरी बात कि कांग्रेस को आप मैंडेट दीजिए ना, कांग्रेस को आप मैंडेट दीजिएगा फुल मेजोरिटी की। सरकार चलती है, चल रही है। राजस्थान में सरकार नहीं चल रही है, कोशिश किया गया ना। क्या वहाँ चाणक्य का स्किल कम हो गया था कि रुपया कम हो गया था? क्यों नहीं सरकार गिरी? छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं चल रही है? चल रही है। दिल्ली की सरकार भी चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अगर ये बोलती है तो सरकार चला रहे हैं ना। कैसे चला रहे हैं? उनके पास मेजोरिटी है। अभी उन्होंने कहा था ना कि हमारे जो है 27 एमएलए को जो है तोड़ने का प्रयास किया गया, उनके ही मुंह से बोला गया ना। तो जिसकी प्रवृत्ति है तोड़ने की, वो तो किसी की भी सरकार तोड़ेगा, वो खरीद फरोख्त करेगा। उसका जवाब अगर जनता देना चाहेगी और अल्टीमेटली जनता ही देगी, तो वो फुल मेजोरिटी अगर देगी, जैसे बंगाल में दिया, तो वहाँ क्या हो रहा है? बीजेपी के एमएलए वापस जाकर के टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको ये ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो ये सब मतलब जहाँ सत्ता होती है वहाँ लोग चले जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। गुजरात में 27 सालों से नहीं है, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ लोग चले नहीं जाते हैं, अपने घरों में बंद भी हो जाते हैं। जहाँ सत्ता होती है वहाँ सिर्फ लोग चले नहीं जाते हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे भी बंद कर लेते हैं। ऐसा भी होता है। सत्ता से लोगों को डर लगता है, ईडी से डर लगता है, सीबीआई से डर लगता है, केस मुकदमों से डर लगता है, जेल में मच्छर काटता है, जेल जाने से डर लगता है। डर लगता है। डर जो है ना, फियर, वो एक सब्सटेंशियल चीज़ है, ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है। मौत का डर होता है, अपनों से बिछड़ने का डर होता है, और डर की राजनीति होती है, और सत्ता जो है वो डर का इस्तेमाल करती है। तो सिर्फ चले नहीं जाते हैं, खिड़की दरवाज़ा बंद करके भी लोग घरों में बंद आ जाते हैं। ये मौका है कि हम बाहर आएँ उस डर से और तय कर लें। अगर आपने डेटा की बात की, अगर हर साल हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है, इसका मतलब हम सबसे मजबूत विपक्ष हैं, हम सबसे बड़ा कंटेंडर हैं। तो आप तय कर लीजिए। अगर बीजेपी से मोहब्बत है तब तो आपके पास सीधा विकल्प है। माता पिताजी ने जो है आपके सामने ऑप्शन दे दिया है, ठीक है ना? 2 ऑप्शन है, आप चुन लीजिए, ठीक है? नहीं, मैं उसी पे आ रही हूँ। 2 ऑप्शन है या 3 है? नहीं, तीन कैसे है ये मुझे बताइए। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं दिल्ली से, वहाँ के मुख्यमंत्री आकर यहाँ बार बार लिख कर जा रहे हैं, तो वो एक नैरेटिव फैला रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, वो उनका हक है। देखिए, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आई है तो क्या कहेगा? हम हार जाएंगे,
हमारा जमानत जब्त हो जाएगा, हमको नोटा से भी कम वोट मिलेगा। ऐसा कोई बोलता है क्या? हर कोई कहेगा कि हम जीत रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप हो रहा था तो आप जाते और जिम्बाब्वे की टीम से पूछते तो क्या कहता, नहीं हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे। लेकिन वो जीत गए थे, मैं वही बता रही हूँ ना कि किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि जिम्बाब्वे जीत जाएगा, जीत गया बीजेपी था। के खिलाफ जीत गए थे। नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, एक स्ट्रॉन्ग टीम कोई सब्सटेंशियल बात कीजिए ना। हम कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुई, हाँ, ठीक है। यस, बीजेपी के खिलाफ जो है वो आंदोलन नहीं हुआ, बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे, उससे लोग निकल करके बीजेपी में शामिल हो गए, ये देखा है ना हमने। तो कांग्रेस के खिलाफ था, पॉइंट नंबर 1। हाँ, दोनों कांग्रेस के खिलाफ है, बहुत क्लियर है। आज जो है कोई वैसा आंदोलन पॉसिबल है वैसा आंदोलन पॉसिबल नहीं, उस पर गोली चल सकती है, उस पर वाटर कैनन चल सकता है, लोगों को पकड़ करके जेलों में डाला जा सकता है, या फिर कांग्रेस कर सकती है, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात कि जहाँ सरकार बनी है, दिल्ली में पहली बार सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दोबारा जो सरकार बना है तो कांग्रेस से जो है आप पावर लिए हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, पंजाब में ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी गई और सरकार बना ली, उसके 4 MP वहां से जीते गए, फिर जो मेन अपोजिशन पार्टी बनी 20 से ज्यादा जो है उसके MLA जीते, ठीक है। अब ये बोला क्यों जा रहा है, इसको समझना पड़ेगा। बोला ये इसलिए जा रहा है ना कि इस बार भी परिवर्तन की उस आकांक्षा को ना कल्मिनेट नहीं होने देना। जैसे हमने कहा कि सड़क पार करने की भावना और सड़क पार करना फर्क होता है, उसमें एक मेल होना जरूरी है ना। जो पार करना चाहते हैं वो सीधा अपना विकल्प देखें, कोई दुविधा नहीं हो, और दुविधा जब होता है तो एक्सीडेंट होता है। कोई दुविधा नहीं हो तो बदल जाएगा। 40-41% वोट है, आप 2-4% वोट ऐड करेंगे तो सीट में 50-60 का फर्क आ जाएगा, और 50-60 का फर्क आ जाएगा तो 10-15 को आप ईडी से डरा भी देंगे। गुजरात में पैसा का कमी नहीं है, तो ईडी से अगर आप डरा भी देंगे तभी सरकार तो नहीं गिरेगी। और जब सरकार नहीं गिरेगी तो जनता ये पूछेगी ना कांग्रेस को कि आपने जो ये 8 वचन बोले थे इसमें से कितना पूरा हुआ है, और देश की राजनीति बदलेगी। ये है परिवर्तन और संकल्प का संगम। जिन मुद्दों की वजह से कांग्रेस से लोगों को दूर किया जाता है, वो मुद्दे ये है कि 77 जीत के आए थे 17 में, उसके बाद अब 60 के आसपास बचे हैं कांग्रेस के पास विधायक। आप जो बता रहे हैं कि 41% आए थे, मैंने वही पूछा आपको कि गुजरात के लोगों ने तो बहुत पसंद किया है कांग्रेस को और सालों से किया है, शिफ्ट हो जाते हैं ना MLA। अगर 17 में भी शंकर सिंह वाघेला वाला पूरा गुट ना चला गया होता तो सरकार होती। अभी हार्दिक भाई आपके भी दोस्त रहे, आपके साथ हमने बहुत देखा उनको, तो वो भी तो चले गए। किसी की क्रेडिबिलिटी कहाँ है यहाँ पे? देखिए, क्रेडिबिलिटी जो आप पूछ रहे हैं ना, तो आप ये उसको इस तरह से आप रख रहे हैं कि सिर्फ बेईमानी सिर्फ यहाँ है। आप उसको ना सोशल प्रॉब्लम की तरह नहीं रख रहे हैं। अच्छा, आप उसको ऐसे कह रहे हैं कि नहीं बेईमानी जो है ना सिर्फ कांग्रेस में है। फिर मुझे आप ये बताइए, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग भी तो चले जा रहे हैं TMC में, तो वहाँ बेईमानी नहीं देख रहे हैं लोग। प्रॉब्लम यह है कि सत्ता के सामने डर जाना, झुक जाना, अगर कुछ गलत किया हुआ है तो घबरा जाना, ये है प्रवृत्ति। अब आप इस प्रवृत्ति को जो है सिर्फ कांग्रेस से जोड़ दे रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ, ये प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति आपको समझनी पड़ेगी। इस प्रवृत्ति का मुकाबला, चूंकि ये सोशल टेंडेंसी है, उसका मुकाबला भी तो सोसाइटी ही करेगी ना, कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, हम इतनी मेजोरिटी देंगे कि ये हो नहीं पाएगा, और वो मेजोरिटी ना मिले, इसीलिए ना आप ये 3 ऑप्शन बोल रहे हैं। अच्छा, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है। वो मेजोरिटी अगर मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। मतलब तीसरा ऑप्शन गुजरात में दुविधा जैसा है कि जो लोगों को सड़क पार नहीं करने दे रहा। जी, अच्छा, वो जो है गुजरात में परिवर्तन के संकल्प को रोक रहा है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे नंबर गिनाया तो वो ग्रेजुअल चेंज हम देख रहे हैं, लगातार वोट शेयर बढ़ रहा है। इसका मतलब बीजेपी के खिलाफ डिसकंटेंट बढ़ रहा है, वो लॉजिकल कल्मिनेशन तक ना पहुंचे, इसीलिए ये परसेप्शन इमेजिनरी बिल्डिंग है। समझ रहे? दिस इज द आर्गुमेंट। अच्छा, आप बडगाम जाकर आए आज, वहाँ भी आपने देखा, लोगों को भी देखा होगा, तो आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे माहौल? लोग दुविधा में हैं या फिर सड़क पार कर लेनी है उनको? नहीं, वहाँ तो कोई दुविधा नहीं है। वहाँ तो मैंने सीधा कहा कि काश बडगाम जैसी जगह कोई हमारे पास होता। अच्छा, हाँ, मैंने कहा कि बडगाम एक ऐसा जगह है कि जिग्नेश वहाँ पर निर्दलीय लड़े थे, तब वो कांग्रेसी नहीं थे,
लेकिन जब वो विधायक बने तो बडगाम ने उनको विधायक बनाया और बडगाम ने फिर उनको कांग्रेसी भी बना दिया। आप समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी का किसी इंसान के राजनीतिक जीवन पे इतना विजुअल इम्पैक्ट होता है, उसका एग्जाम्पल है बडगाम। और बडगाम हमेशा से जो है ट्रेडिशनली जो है कांग्रेस की सीट रही है, वहाँ कोई दुविधा नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में कोई दुविधा नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है, आप नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में कोई दुविधा नहीं है, लोगों को पता है किसको कहाँ वोट करना है, तय है। अर्बन सीटें ज़्यादा हैं और वहाँ पे जो है ये कन्फ्यूजन फैला नहीं, है। जो एक दुविधा कहाँ पर है वो मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि दुविधा ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को लेकर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स वहाँ पावरफुल है। लीडर्स को लेकर दुविधा नहीं है। अगर लीडर शिफ्ट हो जाते हैं ना तो वो सीट हार जाती है कांग्रेस। लोग लीडर्स को वोट करते हैं, कांग्रेस या कांग्रेस के विचार को वोट नहीं कर रहे, वहाँ दुविधा है। ये एकदम ऑनेस्टली मैंने आपको बता दिया। आखिरी सवाल, आप कहाँ खड़े हैं अब आप सेंटर में खड़े? मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस अगर जिंदा रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने विचार की वजह से। आप कहाँ खड़े हैं अब, सेंटर में हैं या अभी भी लेफ्ट की ओर है थोड़ा? मैं विचारधारा को लेकर पूछ रही हूँ। आप कहाँ खड़ा होकर सवाल पूछ रहे हैं? मैं ऊपर से सवाल कर रही हूँ, एकदम ऊपर से। ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से जब आप सवाल करेंगे ना तो आपके लेफ्ट राइट सेंटर नहीं दिखेगा। अच्छा, जब आपको वहाँ सेब दिखेगा, सब दिखेगा आपको। फिर तो आप दृष्टा हो गए हैं। कहाँ जो है लेफ्ट राइट सेंटर में पड़े हुए हैं। आपको तो आध्यात्म और मोक्ष की बात करनी चाहिए। देखिए, नो पोजीशन कैन नॉट बी एनी पोजीशन। हम कहाँ से खड़ा होकर सवाल पूछ रहे हैं उस पर समझ में आएगा। कोई अगर राइट से खड़ा होकर के पूछेगा उसको हम सेंटर में नजर आएंगे। अच्छा, और कोई सेंटर से खड़ा होकर सवाल पूछेगा उसको हम लेफ्ट में नजर आएंगे। सवाल यह है कि देश का पॉलिटिकल पैराडाइम कहाँ खड़ा है। मैं उस राजनीतिक संगठन से अपना एक्टिविज्म शुरू किया जिसका पहला प्रेसिडेंशियल स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो आप मुझे बताइए कि मैं आज तक कहाँ खड़ा था। ये सवाल तो खुद से पूछने के लिए है कि मैं आज तक कहाँ खड़ा हुआ था। मैं बार बार कहता हूँ, मैं तब भी न्याय के साथ खड़ा था, आज भी न्याय के साथ खड़ा हूँ, आगे भी न्याय के साथ खड़ा रहूँगा। और जहाँ अन्याय होगी ना, एस्टेब्लिशमेंट जब अन्याय करता है ना, तो मैं उसके विरोध में खड़ा मिलूँगा। मेरी जो पूरी बातचीत है उसमें आप अगर एक चीज़ नोटिस किए होंगे तो उसमें एक जिद है, एक जो है इच्छा शक्ति है कि हम सत्ता के सामने और डर नहीं शोषण के सामने नहीं झुकेंगे। बस इतनी सी बात है। तो हम तब भी जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। देखने वाले देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। और मैंने आपको बता दिया, जीवन शुरू ही किया है उस संगठन से जिसका प्रेसिडेंशियल स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। थैंक यू सो मच कन्हैया जी हमसे बात करने के लिए।